हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ेंगे साइंस से संबंधित ऐसे प्रश्न जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, मतलब सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है। तो वो पहुंचती है विकिरण द्वारा। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, दूसरा सवाल। प्रतिध्वनि का क्या कारण है, क्या कारण है जिसे हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो क्या हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन होता है, उसे हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। चलिए तीसरा सवाल। केल्विन ताप में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 310 केल्विन। और फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। और सेंटीग्रेड में होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और केल्विन ताप हमें, जैसे कोई भी वस्तु का केल्विन ताप हमें ज्ञात करना है और सेंटीग्रेड में दिया होता है, तो क्या करना पड़ता है हमें, 273 में जितना सेंटीग्रेड दिया है उसे जोड़ने पर वो केल्विन में आ जाता है। तो 273 में हम 37 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 310 केल्विन आ जाएगा। तो सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना हो जाएगा, 310 केल्विन। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का सिद्धांत किसने दिया था। तो त्रिक का नियम का सिद्धांत डोबेरेनर ने दिया था, मतलब वैज्ञानिक डोबेरेनर ने दिया। चलिए अगला सवाल। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक के नियम का सिद्धांत किसने दिया। तो अष्टक के नियम का सिद्धांत दिया था वैज्ञानिक न्यूलैंड्स ने। चलिए अगला छठा सवाल पढ़ते हैं। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है। मतलब ऐसा सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं तो वह कहलाता है अणु, मतलब ये अणु की पूरी परिभाषा है। चलिए अगला सवाल। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो उसका क्या प्रदर्शित करता है। तो उसका परमाणु क्रमांक है जो उस तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। और परमाणु क्रमांक को जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। चलिए अगला सवाल। किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है। तो चांदी के निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है। और चांदी को सिल्वर भी कहते हैं। और इसका परमाणु क्रमांक होता है 37। और इसका मतलब प्रतीक होता है एजी। चलिए नेक्स्ट सवाल। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक लेंस कौन सा होता है। मतलब फोटोग्राफी कैमरा होता है, उसका अभिदर्शक लेंस किसका बना होता है। तो वो कौन सा होता है, उत्तल लेंस का होता है। चलिए अगला 10वां सवाल पढ़ते हैं। कौन सा यंत्र प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये हो जाएगा सोलर सेल है, जो प्रकाश ऊर्जा मतलब सूर्य की ऊर्जा या सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों का वेग सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होता है। मतलब ध्वनि तरंगों का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो वह होता है ठोस माध्यम। ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल हमेशा या तरंगों का वेग सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगला सवाल। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। तो ध्वनि का प्रभाव कान में 1/10 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के 10वें भाग तक रहता है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो मैंने अभी पिछले सवाल में बताया था कि 273 कितना, 273 के अंदर सेंटीग्रेड, जितना सेंटीग्रेड दिया है उसे जोड़ दो तो वो केल्विन में चेंज हो जाता है। तो सेंटीग्रेड में बर्फ का गलनांक होता है 0। तो 273 में हम 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, वापस 273 ही आ जाएगा। तो बर्फ का गलनांक कितना हो जाएगा, 273 केल्विन। चलिए अगला सवाल। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है। तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट क्या करता है, एक समान ताप को बनाए रखता है, मतलब एक समान ताप रखता है। चलिए अगला 15वां सवाल। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका का उदाहरण है। तो पानी के ऊपर क्या होती है, तेल की परत हमेशा चमकती रहती है और तेल ऊपर ही रहता है, तो वह किसका कारण है, वैतीकरण के कारण। चलिए नेक्स्ट सवाल। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। तो इंद्रधनुष में आपको पता है 7 रंग होते हैं, कितने, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। तो इंद्रधनुष में सबसे अधिक विक्षेपण बैंगनी रंग का होता है। और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं जिन्हें शॉर्ट्रिक विबग्योर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और विक्षेपण सबसे अधिक बैंगनी का होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। तो मैक संख्या का उपयोग विमान की चाल का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला 18वां सवाल। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। चलिए अगला 19वां सवाल। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है या इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला। एक फेदम किसके बराबर होता है। तो एक फेदम 6 फीट के बराबर होता है, कितना होता है,
एक फेदम बराबर 6 फीट, और इस मीटर में 1.86 मीटर कितना होता है, 1.86 मीटर के बराबर होता है। मतलब एक फेदम की लंबाई फीट में तो 6 फीट होती है, और मीटर में सॉरी 1.82 मीटर होती है। कितनी होती है, 1.82 मीटर होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी होता है? तो ये कण होगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, सबसे अधिक अस्थायी होता है, और न्यूट्रॉन पर आवेश जीरो होता है। क्या होता है, जीरो आवेश होता है, मतलब न्यूट्रॉन उदासीन होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी का पलायन वेग का मतलब होता है दोस्तों कि अगर हम कोई भी वस्तु को पृथ्वी पर से ऊपर की ओर अंतरिक्ष की ओर फेंके तो कितनी स्पीड से फेंकी जाए कि वो वस्तु वापस लौट कर पृथ्वी पर नहीं आए, सीधी पृथ्वी से बाहर चली जाए, अंतरिक्ष में चली जाए, तो उसका पलायन, उसे पलायन वेग कहते हैं। तो वो कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से हम कोई वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर अंतरिक्ष की ओर उछालते हैं तो वो वस्तु वापस कभी पृथ्वी की ओर लौट कर नहीं आती है, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडल का दाब है। चलिए अगला, ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति संबंधी नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था, जिन्हें केपलर के नियम कहते हैं। और केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। कितने, 3 नियम दिए थे ग्रहों की गति से संबंधित। चलिए नेक्स्ट सवाल, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या फर्क पड़ता है? तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घट जाता है। चलिए अगला सवाल, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है तो एक के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा, उसके आवर्तकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अगला सवाल, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? मतलब झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसके आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? तो क्या होगा, उसका आवर्तकाल घट जाएगा, उसका आवर्तकाल घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम ये क्या है, मापन की इकाई है। तो ये क्या मापता है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य मापता है, और एंगस्ट्रॉम को ए डॉट से प्रदर्शित करते हैं, और एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम का माप होता है 10⁻⁻10 मीटर, और एंगस्ट्रॉम को ए डॉट से प्रदर्शित करते हैं, और ये प्रकाश का तरंग दैर्ध्य मापता है। चलिए अगला सवाल, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है। और प्रिज्म में से हम क्या करते हैं, जब श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वो क्या करता है, श्वेत प्रकाश को 7 भागों में बांटता है, जो विब की ओर है, जिसे मैंने पिछले सवाल में बताया था, विब की ओर। चलिए लास्ट सवाल, भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कितने समय में लगाता है? तो भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 24 घंटे में क्या कर लेता है, चक्कर लगा लेता है। और इन उपग्रह को पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर, कितने, 36,000 किलोमीटर ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है। इनको पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है, और ये 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।